हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर बाय साई सर। बहुत दिनों से मैंने एक वीडियो नहीं छोड़ा था बच्चों, तो आज क्या करेंगे, हम अपना वीडियो आज अपलोड करेंगे जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या? दी गांधीयन एरा। गांधी जी हमारे भारत के लिए क्या क्या योगदान दिया है और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कौन कौन से एक्ट वो सब में पार्टिसिपेट किया था जिनकी वजह से हमको फ्रीडम मिला था। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं, गांधीयन एरा। जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे 1915 में, 1915 से लेकर 1947 तक उन्होंने हमारे भारत की आज़ादी के लिए कौन कौन सा अपना योगदान दिया था, वो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। ये क्लास आप नोट कर लीजिए जो भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल क्लास है जो कि हम टोटल अबाउट ऑल द डिटेल्स अबाउट महात्मा गांधी वी विल स्टडी इन दिस क्लास। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं जिसका नाम है गांधीयन एरा, जो कि हमारे फादर ऑफ आवर नेशन, बापू, राष्ट्रपिता भी उनको हमारा बोला जाता है। तो द गांधीयन एरा, तो गांधीयन एरा मैंने बोला था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया को लौटे थे, तो 1915 से 1947 तक उनका क्या क्या योगदान था आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि जिसका नाम है गांधीयन एरा। ठीक है बच्चों, तो मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया है गांधीयन एरा, जो कि 1915 से 1947 आजादी तक उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं फुल नेम। पहले मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ, उनके बारे में थोड़ा शॉर्टकटली बता देता हूँ, उनका पूरा बायोडाटा और डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो फुल नेम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। बॉर्न, उनका जन्म कौन से डेट में हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है बच्चों, बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर को हम क्या वो क्या डे पालन करते हैं? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है बच्चों, 2 अक्टूबर 1869 में बर्थ हुआ था महात्मा गांधी जी का, और उस डे को हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के तौर पे हम मनाते हैं। उसके बाद देखते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में एक जगह का नाम है पोरबंदर, वहां पर वो जन्मे थे। तो हम अभी जानना चाहिए उनके फादर का नाम क्या है। व्हाट इज द फादर नेम ऑफ महात्मा गांधी? इज करमचंद गांधी। ठीक है बच्चों, हमारे महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, और उनके माता जी का नाम क्या है? मदर का नेम पुतलीबाई गांधी। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, ये लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं स्पाउस नेम। आप याद रखिए बच्चों, महात्मा गांधी 13 साल की उम्र में ही उनका शादी हो गया था। ठीक है बच्चों, एट द एज ऑफ 13 महात्मा गांधी गेट मैरिड टू कस्तूरबा गांधी। ठीक है बच्चों, कस्तूरबा गांधी। उसके बाद ठीक है बच्चों, कस्तूरबा गांधी से उनका शादी 13 साल में हो गया था। उसके बाद देखते हैं चिल्ड्रंस नेम। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, जो कि 4 सन्स ऑफ महात्मा गांधी। दे आर हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी एंड देवदास गांधी। 4 sons of Mahatma Gandhi. And who is the political guru of Mahatma Gandhi? The political guru of Mahatma Gandhi is गोपाल कृष्ण गोखले। ये याद रखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी भी कौन थे, तो उनका नाम है महादेव देसाई। ठीक है बच्चों, द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी इज महादेव देसाई। उसके बाद देखते हैं डेथ। महात्मा गांधी का डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। ठीक है बच्चों, दिल्ली में हुआ था, जो कि नाथुराम गोडसे में उनका गोली मार दिया था, तो उनका वहां पर डेथ हो गया था। तो उनका डे क्या? 30 जनवरी 1948। उसके बाद देखते हैं ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, ऑटोबायोग्राफी, जो कि हम बोलते हैं उनका आत्मकहानी, जो कि वो खुद लिखे थे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद और कौन कौन से फेमस बुक लिखे थे उन्होंने? हिंद स्वराज लिखे थे, और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये 2 बुक भी उन्होंने लिखा था। लेकिन वो खुद कौन सा बुक लिखे थे? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद देखते हैं क्रीमाटोरियम, उनका जो हमारा समाधि स्थल, महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या बोलते हैं?
महात्मा गांधी का समाधि स्थल को बोलते हैं राजघाट, जो कि मेमोरियल है दिल्ली, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। उसके बाद महात्मा टाइटल, महात्मा गांधी को कौन दिए थे? मीन्स who has given the title of Mahatma to Mahatma Gandhi? And the answer is Rabindranath Tagore. In 1915 he gave the title महात्मा to महात्मा गांधी। एंड और बच्चों और एक दो पॉइंट आप भी लिख लीजिए, क्या हमारा जो महात्मा बापू द फादर ऑफ द नेशन, इस टाइटल को भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। बापू और क्या द फादर ऑफ द नेशन, इन दोनों टाइटल को सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जब वो 1944 को सिंगापुर में गए थे, एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। उन्होंने क्या तब कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी के जो स्पाउस नेम क्या है, कस्तूरबा गांधी, जो उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी महात्मा गांधी जी की, उनका डेथ हो गया था। कब? 2 फरवरी 1944 में उनका डेथ हो गया था। क्योंकि जब हमारे महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को, तब कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी और उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, व्हाट प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई, इन तीनों को जेल में मतलब जो हमारा आगा खान पैलेस है, वो आगा पैलेस, उसमें पुणे में उन पे वहां पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था इन तीनों को। तब से क्या हुआ, हमारा कस्तूरबा गांधी जी का क्या वहां पर हेल्थ डेटोरेट हो गया, थोड़ा हेल्थ क्या उनका खराब हो गया और उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया था, जो कि वो भी हमारे शहीद हो गए थे, हमारे कस्तूरबा गांधी। उनका डेथ कब हुआ था? 22 फरवरी 1944 को। तो बच्चों अभी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बताया है, जो कि आप नोट में लिख लीजिए। तो अब क्या ये थोड़ा ऑटोबायोग्राफी हो गया हमारा महात्मा गांधी जी का। तो अब हम शुरू करते हैं 1915 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी का क्या क्या योगदान था और कौन कौन से एक्ट में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था भारत को आजाद दिलाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब शुरू करते हैं 1915 में क्या हुआ था। 1915 में मैंने जो बोला था, 1914 में देखते हैं गांधी जी के साथ क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिससे वो इंडिया चले आए थे। ठीक है बच्चों, तो 1914 डेट याद रखना, डेट के वाइज आप सब लिखना नीचे। ठीक है बच्चों, तो 1914 में गांधी जी स्पेंड 1893 टू 1914 अप टू 21 इयर्स इन साउथ अफ्रीका। अगर क्वेश्चन आएगा क्या बोलेगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे, तो आप याद रखना 21 इयर्स उन्होंने वहां पर टाइम स्पेंड किया महात्मा गांधी जी ने। तो वो कौन से साल तक थे? 1893 टू 1914। उसके बाद क्या हुआ, वो वहां पर क्या बैरिस्टर बनने गए थे, लॉयर बनने के लिए। एज ए लॉयर सून बिकेम द हेड ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो हमारे इंडियन कम्युनिटी थे वो लॉयर बन के उनके क्या हेड भी बन गए। उसके बाद क्या हुआ, तो जब वो क्या किसी केस मैटर में, ऑन ए केस मैटर, while he was traveling to Pretoria on a first class ticket in the train डरबन। याद रखिए बच्चों, महात्मा गांधी एक केस के मैटर के लिए प्रिटोरिया जाने वाले थे, जो कि हमारा कौन से स्टेशन में थे याद रखिए, पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन, जो कि डरबन के पास ही है, डरबन के नजदीक ही है। तो आपको मालूम होना चाहिए महात्मा गांधी किस स्टेशन से प्रिटोरिया जाने वाले थे, जो कि हमारा पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन डरबन के पास है। ही वॉज डिटेन्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन ड्यू टू ब्लैक इन कलर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो याद रखिए बच्चों, ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था महात्मा गांधी के लाइफ में, जो कि ट्रेन रेलवे स्टेशन में, पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में, जब महात्मा गांधी केस के मैटर में स्टेशन में जब बोर्ड है ट्रेन में, जब चढ़े ट्रेन में जाने के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास था टिकट, उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था। उन्होंने जब अंग्रेजों को ये टिकट दिखाया तो उन्होंने क्या बोला कि आप इंडियन हो, आपका स्किन कलर काला है, आप फर्स्ट क्लास टिकट से नहीं जा सकते। तो उनको वहां पर क्या गांधी जी को धकेलकर स्टेशन में गिरा दिया गया और निकाल दिया गया ट्रेन से। तो आप याद रखिए कौन से स्टेशन में महात्मा गांधी को धक्के मार के निकाल दिया गया था, पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में, जो कि डरबन के पास है। वहां से उनको नीचे उतार दिया गया था महात्मा गांधी को, क्योंकि उनका कलर काला था, वो इंडियन थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनको वहां पर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, आफ्टर दैट इंसिडेंट महात्मा गांधी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल इनजस्टिस एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू इंडिया। तो उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी को बहुत सारा एक शॉक लगा और उन्होंने क्या कहा कि आज से मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में मैं आज से क्या
फाइट करूंगा। और उन्होंने क्या कहा, साउथ अफ्रीका से इंडिया आने का डिसाइड कर लिया। तब वो इंडिया पहुंच गए। कब पहुंच गए? 1915 को। तो चलिए देखते हैं 1915 को महात्मा गांधी इंडिया में आए और उसके बाद क्या हुआ। तो देखते हैं अब साल 1915 हमारा 1915 को महात्मा गांधी व्हेन रिटर्न टू इंडिया। तो साउथ अफ्रीका में जब स्टेशन से उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में उनको जब निकाल दिया गया, तो उनको आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा और उन्होंने डिसाइड किया क्या, भारत में रिटर्न होने के लिए। भारत रिटर्न होके वो सोशल इंजस्टिस क्या, हमारा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट में वो लड़ाई करने के लिए आ गए। तो 1915 ऑन जनवरी 9 ही केम टू इंडिया। ठीक है बच्चों, वो इंडिया में भारत में पहुंच गए ऑन जनवरी 9 को। ठीक है बच्चों, और कौन से स्टेशन में वो उतरे? वो बॉम्बे के स्टेशन में उतरे। महात्मा गांधी केम टू इंडिया ऑन जनवरी 9 ऑन द स्टेशन ऑफ बॉम्बे। ओके, ऑन दैट डे वी सेलिब्रेट द प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई दिवस ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर। तो उसी दिन से 9 जनवरी एवरी ईयर को हम एनआरआई दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट, तो महात्मा गांधी कब भारत लौटे थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9 जनवरी 1915 को पहुंचे थे। और कुछ स्टेशन में पहुंचे थे, बॉम्बे स्टेशन में पहुंचे थे। और याद रखिए, हर साल जनवरी 9 को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद देखते हैं 1916 में क्या हुआ बच्चों? Mahatma Gandhi delivered a speech on the occasion of opening ceremony of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ओपनिंग हुआ था। बच्चों याद रखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है और इसका फाउंडर कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। ओके, तो देखिए बच्चों क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय इन 4th February 1914. Banaras University was established in 4th February 1914 with cooperation of great personalities like Dr. Ani Besant। उनको भी बहुत कोऑपरेशन किया था। who viewed it as the University of India। ठीक है बच्चों, लेकिन फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हम बोल सकते हैं कौन है? वो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है बच्चों, तो 1916 में क्या हुआ? वो उन्होंने वहां पर एक स्पीच दिया था और उस स्पीच में कौन आए थे उसको अटेंड करने के लिए? एंड अटेंड द लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लखनऊ में और वहां पर भी उन्होंने अटेंड किया। देयर ही मीट विथ राजकुमार शुक्ला। ठीक है बच्चों, तो आज का क्वेश्चन हमारा, राजकुमार शुक्ला कौन है? ए कल्टिवेटर फ्रॉम बिहार रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू चंपारण बिहार। ठीक है बच्चों, तो गांधी जी को लखनऊ के सेशन में 1916 में जो सेशन हुआ था उसमें क्या कौन मिले थे उनको? राजकुमार शुक्ला। तो आप याद रखिए बच्चों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन आया था एक बार, क्या गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो उसका आंसर है क्या? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इन्वाइटेड किया था कहां पर आने के लिए? हमारा बिहार में चंपारण में आने के लिए। चंपारण एक जगह का नाम है बच्चों बिहार में, जो कि वहां पर बहुत ही पीजेंट सफर हो रहे थे, जो कि क्या हम बोल सकते हैं, इंडिगो एक फ्लावर है बच्चों। इंडिगो फ्लावर खेती करने के लिए ब्रिटिशर उनको क्या बाध्य कर रहे थे। तो 3/20 के हिसाब से अगर 20% आपका लैंड हो तो 3% आपको वो खेती इंडिगो फ्लावर करना ही होगा, जो कि वो उस समय कुछ हमारे भारतीय पीजेंट्स को या फार्मर को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन ब्रिटिशर के फायदे के लिए उनको वो बाध्य कर रहे थे कि आप इंडिगो फ्लावर कीजिए, जो कि 3/20 मैंने बोला था। तो 20 भाग के लैंड में से 3 भाग आपको वो बाध्य करना पड़ेगा। तो ये बहुत इनजस्टिस है हमारे पीजेंट्स के लिए। तो इसके लिए राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को बिहार चंपारण में बुलाया था। आप आइए और इसके बारे में कुछ आप सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टडी करेंगे बच्चों 1917 में, जो कि हमारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो देखते हैं बच्चों, अभी 1917 में क्या हुआ था? 17 में हमारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, चंपारण कहाँ पर है बच्चों? तो चंपारण ए डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार। मैंने जैसे ही आपको बताया कि राजकुमार शुक्ला जी ने हमारे महात्मा गांधी को बुलाया था चंपारण में आइए, और वहां पर एक बड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है फार्मर्स के बीच, आप थोड़ा उसको देखिए। तो ठीक है, तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया चंपारण आने के लिए, चंपारण आइए, और उन्होंने क्या किया ये देख लीजिए पहले। द चंपारण सत्याग्रह 1917 was the first satyagraha movement led by Mahatma Gandhi. This was the first satyagraha led by the Mahatma Gandhi and is also known as the first civil disobedience movement launched by Mahatma Gandhi।
ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चंपारण कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद देखते हैं, तो बच्चों हम जानना चाहेंगे चंपारण में फार्मर्स या फिर टेनेंट्स या फिर हमारा पीजेंट्स का क्या प्रॉब्लम था। तो during British rule, many tenant farmers were forced to grow indigo on 3/20 part of their land। तो बच्चों यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह पर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो ब्रिटिशर रूल क्या फोर्स करते थे टेनेंट्स को या फिर पीजेंट्स को, फार्मर्स को, कि वो 3/20 पार्ट, अगर आपके पास 20 लैंड होगा तो उसका 3 पार्ट आपको इंडिगो फ्लावर का प्लांटेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा टू ग्रो 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड एंड दे आर फोर्स टू। तो बच्चों आपको जानना चाहिए इंडिगो क्या है। इंडिगो एक फ्लावर है बच्चों, जो कि फार्मर्स उसको कल्टीवेट करते हैं और ब्रिटिशर उसको बाई फोर्स ले जाते हैं और लेके उसको बाहर के कंट्री में बेच देते हैं, जो कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वहां से पाते हैं। लेकिन हमारे भारत के फार्मर्स को वो कुछ भी पैसा नहीं देते थे, जो भी पैसा देते थे बहुत ही नेग्लिजिबल था। लेकिन फार्मर्स का क्या मानना था कि जैसे कि भारत में उस समय खाने का बहुत कमी था, तो उन्होंने क्या, फार्मर्स ने बोला ब्रिटिशर को, जो हम इंडिगो फार्मिंग नहीं करेंगे और भारत के क्या, हमारे खाने के लिए हमारे पास क्रॉप्स नहीं है, हम इंडिगो क्यों उगाएं। ठीक है बच्चों, लेकिन ब्रिटिशर ने फोर्स किया था क्या, बाध्य 3/20 का पार्ट, 20 पार्ट लैंड में से 3 पार्ट आपको क्या, आपको करना पड़ेगा हमारा इंडिगो फार्मिंग, जो कि हम क्या बोलते हैं इसको, दिस 3/20 पार्ट इज ऑल्सो नोन एज तीन काठिया सिस्टम। 3/20 पार्ट को इसको क्या बोलते हैं? तीन काठिया सिस्टम। आप याद रखिए, अगर क्वेश्चन आएगा तीन काठिया सिस्टम इज एन मूवमेंट ऑफ विच सत्याग्रह, यू कैन राइट डाउन चंपारण सत्याग्रह। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने क्या, बहुत सारे पीजेंट्स फार्मर्स को बुलाया और उनसे कंसर्न लिया और बोले हम सत्याग्रह करेंगे, जो कि पूरा नॉन वायलेंस के द्वारा ही हमारा क्या, ये सत्याग्रह होगा। तो इससे सुनकर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने बहुत गुस्सा है और गांधी जी को एक लेटर दिया कि आप जल्दी चंपारण छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने क्या हुआ, गांधी जी वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही रिफ्यूज टू लीव चंपारण ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस। गांधी जी ने चंपारण नहीं छोड़ा, फार्मर्स के साथ रहे, वो उनको अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ बच्चों, जितने भी हमारे फार्मर्स, पेजेंट्स, हमारा यूथ जितने भी थे, वो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि गांधी जी के राह पर ही हम चलेंगे, हम ये सत्याग्रह करेंगे और नॉन वायलेंस के थ्रू ही करेंगे। जो कि ब्रिटिशर को इससे क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या, हमारे फार्मर्स, पीजेंट्स और यूथ को बहुत मारा पीटा, उनका लैंड भी छीन लिया उनसे, उनका जानवर छीन लिया। ठीक है बच्चों, तो इससे बहुत प्रभावित हुए हमारे यूथ, हमारे फार्मर्स और पीजेंट्स। उन्होंने क्या कहा कि जो भी हो जाए हम नॉन वायलेंस के राह पर ही चलेंगे, वायलेंस को नहीं कर जाएंगे, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी ने उनको बताया था। इससे क्या हुआ कि क्या हुआ, बट गांधी जी ऑलवेज इंसिस्टेड पीपुल नॉट टू बी वायलेंट एट एनी कॉस्ट ड्यूरिंग द सत्याग्रह। जी किसी भी समय में मैं अरेस्ट हो गया हूं, लेकिन आप कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं चुनेंगे। तो वैसे ही लोगों ने किया। एट लास्ट क्या हुआ, ब्रिटिशर ने एक कमीशन बिठाया और उस कमीशन में क्या, उन्होंने सोचा, बैठ के रिपोर्ट दिया कि जो भी हो रहा है ये तीन काठिया सिस्टम हम बंद करना चाहिए। तो ये तीन काठिया सिस्टम को एबोलिश कर दिया। एट लास्ट द ब्रिटिशर्स एबोलिश द तीन काठिया सिस्टम। तीन काठिया सिस्टम यहाँ से बंद हो गया। और क्या हुआ, द चंपारण agrarian bill was passed which gave the great relief to the indigo cultivators and land tenants। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, चंपारण एग्रियन बिल पास किया ब्रिटिशर ने। उससे क्या हुआ कि ये तीन काठिया सिस्टम को एबोलिश कर दिया और फार्मर्स को इससे बहुत ज्यादा रिलीफ और क्या, बहुत आश्वस्त हुए। और इससे क्या हुआ, गांधी जी को भी उन्होंने क्या, ब्रिटिशर ने छोड़ दिया। ऐसे महात्मा गांधी जी का एक नेशनल फिगर हो गया और ये फ्रीडम स्ट्रगल का ये पहला स्टेप था हमारे भारत की आजादी के लिए, जो कि बहुत यूथ और महात्मा गांधी जी का बहुत ही एक नेशनल आइकॉन और एक क्या, नेशनल फाइटर के रूप में एक उनका चेहरा पूरा देश में छा गया। तो इससे हमारा फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ हुआ, जो कि हम चंपारण सत्याग्रह से शुरू करते हैं 1917। उसके बाद क्या हुआ बच्चा, उसके बाद हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ 1918 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो 1917 में ये नोट्स जितना भी आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं बच्चों 1918 में हमारा क्या हुआ था। क्या नेक्स्ट आता है 1918 में, जो कि बोला था मैंने, अहमदाबाद स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कॉटन मिल स्ट्राइक में हुआ था। क्या हुआ था 1918 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक टू प्लेस इन द ईयर 1918 में हुआ था, जो कि यहाँ पर भी गांधी जी का क्या रोल था देखिए।
गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड द स्ट्राइक विद द मिल एम्प्लॉइज, कॉटन मिल एम्प्लॉइज के साथ उन्होंने क्या स्ट्राइक किया था, एग्नेस्ट द मिल ओनर्स के एग्नेस्ट में वो स्ट्राइक था। तो बच्चों क्या है, इट वाज गांधी जी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो आप याद रखिए बच्चों, पहले गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ से शुरू हुआ, तो हम बोल सकते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कॉटन मिल स्ट्राइक से हुआ, शुरू हुआ था। तो बच्चों उसका क्या डिमांड क्या था, तो द टेक्सटाइल मिल एम्प्लॉइज इन अहमदाबाद वेंट ऑन स्ट्राइक in 1918 to demand economic justice after the mill owners stopped giving the out plague bonuses। बच्चों याद रखिए, आपको 1918 में भयंकर प्लेग हुआ था, जिससे भारत के आसपास 1 करोड़ लोग की जान चली गई थी। ठीक है बच्चों, प्लेग एक भयंकर डिजीज हुआ था वो, जो कि हमारा क्या 1 करोड़ भारतवासियों का वहां पर जान चला गया था। तो वहां पर क्या हुआ बच्चों, तो उसको उन्होंने क्या, जब हमारे जो मिल के जो वर्कर्स थे उनका डिमांड था कि हमको प्लेग बोनस चाहिए। ठीक है बच्चों, प्लेग बोनस, जो कि हमारे जो मिल ओनर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम प्लेग बोनस आपको नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ, तो मिल ओनर्स और एम्प्लॉइज के बीच थोड़ा क्या डिस्टर्बेंस हुआ, और उन्होंने क्या बोला, मिल एम्प्लॉइज ने बोला हमको बोनस चाहिए और हमारा वेजेस का 35% हमको ज्यादा वेजेस चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जब आके महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में सुना तो उनको ये केस बहुत जेन्युइन लगा, और उन्होंने बोला कि एम्प्लॉइज मैं आपके साथ हूँ। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ, तब गांधी जी ने जब ये हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ, तो इससे क्या हमारा मिल ओनर्स के ऊपर बहुत सारा दबाव आया, और फाइनली द स्ट्राइक वाज विड्रॉन। क्या वो स्ट्राइक को विड्रॉन कर दी, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल भी बैठा गया इसके बारे में डिसाइड करने के लिए। तो क्या हुआ, इन द एंड द ट्रिब्यूनल अवॉर्डेड द वर्कर ए 35% हाइक इन वेज। तो उनका जो डिमांड था, उन्होंने डिमांड किया था शायद 50% हाइक डिमांड किया था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया 50% नहीं, हम आपको 35% वेज हाइक देंगे, जो कि ये भी गांधी जी का एक और बहुत ही बड़ा सफलता था हमारे मिल स्ट्राइक में। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी यूज सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम टू सॉल्व द डिस्प्यूट। तो ये डिस्प्यूट मिल ओनर्स और मिल एम्प्लॉइज के बीच में कौन, महात्मा गांधी आए, और उन्होंने क्या नॉन वायलेंस के थ्रू, हंगर स्ट्राइक के थ्रू ये स्ट्राइक किया, और मिल एम्प्लॉइज के सपक्ष में ये रिजल्ट आया, और इन्होंने ये भी हमारा मिल स्ट्राइक में एक्टिवली पार्टिसिपेटेड करके गांधी जी का नाम और ही बहुत बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक चलते चलते बच्चों उसके साइड में हमारा खेड़ा सत्याग्रह भी शुरू हो गया था। खेड़ा सत्याग्रह क्या है बच्चों, उसके बारे में अभी हम डिटेल्स पढ़ेंगे, जो कि 1918 में ही हुआ था हमारा खेड़ा सत्याग्रह। तो देखते हैं बच्चों अभी खेड़ा सत्याग्रह हमारा क्या, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, 1918 में हमारा जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, इन 1918 गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह एट खेड़ा इन गुजरात। खेड़ा एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। ठीक है बच्चों, तो इट वाज गांधी जी सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट। पहला सत्याग्रह कहां पर हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा कहां पर हुआ, हमारा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो इन गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गांधी जी केम इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स who were not able to pay the land tax due to the failure of crops। तो बच्चों याद रखिए, उस समय 1918 में थोड़ा अकाल पड़ा था, और बहुत ही बड़ा जो हम क्या डिजीज बोलते हैं, प्लेग और कोलोरा भी हुआ था उस समय, जिससे कि क्या हुआ, हमारा क्रॉप्स का फेल्यूर हो गया। तो उसमें क्या हुआ, तो पीजेंट जो थे वो सरकार को टैक्स नहीं दे सके, फार्मर्स और पीजेंट्स वो सरकार को टैक्स नहीं दे सके, किसको, हमारे ब्रिटिशर को। तो ब्रिटिशर ने क्या किया उस समय, 23% ज्यादा टैक्स उनने और डाल दिया। बोलते उन्होंने एक कमेटी बनाया था ब्रिटिशर ने, उन्होंने देखा नहीं इस साल आपका फसल बहुत अच्छा हुआ है, तो आप जो हमको टैक्स देते हैं उससे 23% ज्यादा देंगे। तो ये सुनकर फार्मर और पीजेंट्स का क्या बैकबोन टूट गया, क्या क्या ब्रिटिशर हम पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, हम कैसे ये टैक्स दे। किसी पीजेंट्स और किसी फार्मर ने उन्होंने सुइसाइड भी कर लिया। तो ये बात जब गांधी जी के को नोटिस में आया, तो उन्होंने क्या, उस समय अहमदाबाद मिल स्ट्राइक चल रहा था, वो वहां पर थे, तो उन्होंने, वो एक गुजरात सभा था, गुजरात सभा का चेयरमैन थे हमारे महात्मा गांधी, तो वहां पर जनरल सेक्रेटरी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने भेजा कहां पर, खेड़ा पर, तुम जाओ और वहां पर रिपोर्ट एक बनाओ कि एक्चुअली खेड़ा में हो क्या रहा है, जो गवर्नमेंट उसको 24-23% ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, एक्चुअली वो सही है या क्रॉप फेल्यूर हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, खेड़ा जाकर वो हर पीजेंट हर फार्मर से मिले और एक रिपोर्ट बनाया। उस और रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि सचमुच में खेड़ा में क्या हमारा क्रॉप फेल्यूर हुआ है, ड्यू टू फेमाइन एंड ड्यू टू जो कि अकाल,
जो अब अकाल बोलते हैं। उसके बाद और क्या वहां पर कोलोरा पेंडेमिक भी था, और हमारा मैंने जैसे भी आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, हमारा क्या प्रीवियस जो हमारा जो ये जो चंपारण सत्याग्रह में जो बताया था मैंने, तो उसमें क्या हुआ था हमारा, तो प्लेग प्लेग भी वहां पर हुआ था। तो देखते हैं बच्चों, तो इन गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गांधी जी केम इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स हु वर नॉट एबल टू पे द लैंड टैक्स ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ क्रॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि फेमाइन, प्लेग और कौन सा क्या हुआ था, कोलोरा के समय, उस समय में क्रॉप का फेल्यूर था, वहां पर क्रॉप नहीं हो पाया था, तो वो टैक्स कहां से देंगे बच्चों। अब याद देखिए कौन से दुर्दशा में हमारे फार्मर्स और पीजेंट्स उस समय वो देके पास कर रहे थे। तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल सरदार वल्लभ भाई पटेल emerged as one of the trusted followers of the गांधी। तो गांधी जी, मैंने जैसे आपको बताया, गांधी जी का जो गुजरात का सभा था वहां के चेयरमैन थे गांधी जी, और जनरल सेक्रेटरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी जी ने जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में वो थे, तो वो सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को वहां पर भेजा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हर एक पीजेंट, हर एक फार्मर से मिले और उन्होंने रिपोर्ट बनाकर क्या ब्रिटिशर को, गांधी जी को दिखाया, उसके बाद उसको ब्रिटिशर के सामने रखा। तो वहां पर जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट थे वहां पर देखा, और उन्होंने बोला आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने भी रिपोर्ट बनाया है, लेकिन हमारे रिपोर्ट में है क्या बच्चों, कि ये इस साल अच्छा फसल हुआ है और हमको जितना टैक्स देते 24% उससे ज्यादा, सॉरी 23% हमको ज्यादा उससे टैक्स चाहिए। तो उससे क्या हुआ, तो वो सत्याग्रह फिर से शुरू हुआ, महात्मा गांधी आए उसमें और सत्याग्रह शुरू हुआ। द खेड़ा सत्याग्रह was primarily focused on the खेड़ा peasant और पटीदार कम्युनिटी को बोलते हैं, ठीक है बच्चों, which resisted a 23% tax increase imposed on them in spite of a devastating crop failure, plague outbreak and cholera epidemic। जैसे मैंने आपको बताया था, कोलोरा और प्लेग का बहुत ही क्या उस पर उस समय बहुत ही डेंजर ये डिजीज था, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट डिड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड आल्सो डिड नॉट कन्फिस्केट देयर लैंड, कन्फिस्केट, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ बच्चों, ऐसे क्या हुआ, फार्मर्स ने क्या, तो पीजेंट्स ने गांधी जी की बात सुनकर उन्होंने टैक्स, उनके पास है ही नहीं तो वो कहां से देंगे टैक्स, तो उन्होंने नहीं दिया। उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर ने हमारे भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया, उनका लैंड ले गए, उनका एनिमल्स ले गए, और उनके साथ क्या बहुत ही बुरा बर्ताव, उनको मारा पीटा गया। लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, वो गांधी जी की बात सुनकर वो सत्याग्रह में रहे, और क्या हुआ बच्चों, द लैंड टैक्स वाज लीव्ड ओनली ऑन दोज हु वेर एबल टू पे टू इट। तो अंत में क्या हुआ बच्चों, ब्रिटिशर ने महात्मा गांधी जी की बात माना, और उन्होंने जो 23% टैक्स बढ़ाते थे वो 23% टैक्स नहीं लिए, और हमारा जो क्रॉप्स भी उनको जो टैक्स दे रहा था उस साल वो भी माफ कर दिया। और लेकिन क्या हुआ, द लैंड टैक्स वाज लीव्ड ओनली ऑन दोज हु वेर नॉट एबल टू, सॉरी एबल टू पे इट। जो टैक्स देना चाहता है वो दे सकता है, बहुत लोगों ने दिया मार से बचने के लिए, और बहुत लोगों ने जिसके पास नहीं है उन्होंने वो नहीं दे सके टैक्स। तो ऐसा कोई क्या नोटिफिकेशन भी ब्रिटिशर ने नहीं निकाला कि माफ कर दिया बोल के, जस्ट तो उसका रिजल्ट क्या है बच्चों, रिजल्ट क्या है, सिर्फ ब्रिटिशर ने कुछ भी रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन ये बोल दिया कि 23% टैक्स देना आपको जरूरत नहीं है, जो टैक्स देना चाहे वो दे सकता है, जो नहीं देना सकता वो नहीं दे सकता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हमारा खेड़ा सत्याग्रह कंप्लीट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी, एंड दैट लीडरशिप महात्मा गांधी हैज बीन ए रिनोन्ड पर्सन आफ्टर दैट आल्सो, ओके, इन इंडिया। तो बच्चों खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हमने अभी बात कर लिया। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 1919 में हमारा क्या हुआ था, द रॉलेट एक्ट, which was a very dangerous act imposed by the Britishers on the Indians। ओके, आज उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, क्या रॉलेट एक्ट, और उसको ब्लैक एक्ट भी किया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। 1919 से 1922 तक हमारा ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था। पहला बच्चों हमको जानना चाहिए खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो थोड़ा मैं आपको अभी बता देता हूँ, व्हाट डू मीन बाय खिलाफत मूवमेंट। याद रखिए बच्चों, वर्ल्ड वॉर 1 हमारा शुरू हुआ था 1914 को, और खत्म कब हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, हमारा 1918 को खत्म हुआ था। तो बच्चों याद रखिए, जो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था, ये दो क्या बड़े बड़े सेंट्रल पावर्स के बीच युद्ध हुआ था, जो कि एक साइड में थे क्या हमारा एलाइड फोर्स,
और दूसरे में थे, हमारा दूसरा ग्रुप में था सेंट्रल पावर्स। याद रखिए बच्चों, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में ये युद्ध हुआ था। एलाइड पावर्स में कौन कौन से कंट्री थे हमारे? ब्रिटेन, इटली, रशिया, फ्रांस एंड जर्मनी। और हमारे सेंट्रल पावर्स में थे हमारे हंगारी, बुल्गारिया, उसके बाद क्या था ओटोमन एम्पायर और जर्मनी। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए बच्चों, इन दोनों के जो एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध में सेंट्रल पावर्स का क्या लॉस्ट, वो लॉस्ट, जर्मनी वो युद्ध हार गया था, जिसमें हमारा ओटोमन एम्पायर भी शामिल था। ओटोमन एम्पायर क्या है बच्चों? अभी आप क्या देखेंगे वर्ल्ड मैप में, अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तुर्की को देखेंगे, तो तुर्की एक बड़ा सा कंट्री था बच्चों, याद रखिए। वो सो क्या क्या कौन कौन से कंट्री उसके मेंबर थे? पैलेस्टाइन, सीरिया, लिबानन, इराक एंड इजिप्ट। आज के डेट में जो इतने सारे कंट्री है, वो सब एक कंट्री हुआ करते थे, जिसका नाम था क्या? दी ओटोमन एम्पायर। उस सभी का एक ही राजा था। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ बच्चों? तो ओटोमन एम्पायर को जब वो हार गए, वो क्या सेंट्रल पावर जब एलाइड पावर्स के हाथ में हार गए, तो हमारे सेंट्रल पावर में जो ब्रिटेन थे और रशिया थे, उन्होंने क्या एक समझौता किया ओटोमन एम्पायर से, क्या वो ट्रीटी ऑफ वर्सस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्सस। ठीक है बच्चों, ट्रीटी ऑफ सर्विसेस, सॉरी बच्चों, ट्रीटी ऑफ सेवरस, सेवरस उसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है बच्चों? द ओटोमन एम्पायर को छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। तो उसको विभाजन मत करने के लिए हमारे मुस्लिम कंट्रीज लोगों ने क्या, हमारा जो भारत के मुस्लिम थे, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया कि लेट्स कम विद द ओटोमन एम्पायर दैट वी what cannot divide the Ottoman Empire into small parts, small countries। ओके, उसको बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट भारत में शुरू हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके बच्चों, तो चलिए अभी देखते हैं हम। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन गांधी जी साउथ कोऑपरेशन फ्रॉम मुस्लिम्स इन हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो बच्चों याद रखिए, वर्ल्ड वॉर वन में गांधी जी ने क्या कोऑपरेशन मांगा मुस्लिम से इन हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। उसके बाद क्या हुआ? बाय सपोर्टिंग द ऑटोमन एम्पायर दैट हैड बीन डिफीटेड इन द वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है बच्चों, तो गांधी जी ने क्या सोचा बच्चों, अगर हम मुस्लिम हमारे भाई बहन को अगर हम एकजुट करेंगे इस क्या खिलाफत मूवमेंट में, अगर हम ब्रिटिशर के अगेंस्ट में हमारे मुस्लिम भाई बहनों को एक साथ करके अगर लड़ाई करेंगे, तो अगर खिलाफत मूवमेंट हम जीतते तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में हमारा अगर ब्रिटिशर के अगेंस्ट में आज़ादी के लिए हमारा लड़ाई हुआ, तो हमारे मुस्लिम भाई बहन भी हमारा साथ देंगे। तो इसलिए मोहम्मद कौन गांधी जी ने क्या भारत के हर एक मुस्लिम से क्या उनको अपना कोऑपरेशन मांगा, साथ मांगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर से, वर्ल्ड वॉर ओटोमन एम्पायर को क्या हैड बीन डिफीटेड इन द वर्ल्ड वॉर वन से बचने के लिए। उसके बाद इन द सपोर्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर द इंडियन मुस्लिम लॉन्च बाय द खिलाफत मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, पॉपुलरली नोन एज अली ब्रदर्स। याद रखिए बच्चों, अगर आपको कहीं से कहीं भी जीके में भी क्वेश्चन आएगा व्हाट डू हु इज नोन एज दी अली ब्रदर्स, तो आप बोल सकते हैं कि खिलाफत मूवमेंट जो भारत में शुरू किया उनका नाम है क्या? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो इनको पॉपुलरली नोन एज अली ब्रदर्स हुआ है, इनको इन दोनों ने भारत में खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद दी अली ब्रदर्स स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट एंड ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1919। तो ये मूवमेंट उन्होंने अली ब्रदर्स ने शुरू किया, कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और 1919 में हमारा खिलाफत कमेटी का एक गठन हुआ, जिसमें हमारे गांधी जी को प्रेसिडेंट चुना गया। द स्टार्टेड व्हाट, क्या द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी वाज महात्मा गांधी। उस समय बच्चों महात्मा गांधी को इस कमेटी का प्रेसिडेंट बना गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या हर एक मुस्लिम भाई बहनों से हमारा सपोर्ट मांगा टू इन फाइट अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। ठीक है बच्चों, जो कि ओटोमन एम्पायर को टूटने से बचाना है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ? दे स्टार्टेड टू बॉयकॉट। तो उस कमिटी में क्या गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? दे स्टार्टेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड नॉट टू कोऑपरेट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिशर को हम क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। क्या बॉयकॉट करेंगे? ब्रिटिशर्स गुड्स, जो कि ब्रिटिशर का गुड्स हम भारतीय सब यूज करते हैं, उसको हम बॉयकॉट करेंगे। और क्या करेंगे? एंड नॉट टू कोऑपरेट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? डिस्पाइट ऑल दिस एफर्ट बाय द खिलाफत कमिटी, द ब्रिटिशर गवर्नमेंट व्हाट साइंड ट्रीटी ऑफ सेवरेसेस। तो बच्चों याद रखिए क्या हुआ? डिस्पाइट इतने सारे हमारे जो इनिशिएटिव गांधी जी ने और मुस्लिम भाई बहनों ने लिया था, उसके बाद भी हमारा क्या ये ओटोमन एम्पायर का क्या डिफीट हो गया, जो कि हमारा सेंट्रल पावर्स एलाइड पावर्स के हाथ में हार गए वर्ल्ड वॉर वन में। और
वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमारा सेंट्रल पावर्स में जो ओटोमन एम्पायर था, जो उनको उनका क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सेवरेसस साइन के द्वारा क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर को पूरा टुकड़े टुकड़ा कर दिया गया। तो उसका क्या हुआ, उसका टुकड़ा करके क्या क्या कंट्री बनाया गया, तुर्की, पैलेस्टाइन, सीरिया, लिबानन, इराक एंड इजिप्ट को स्वतंत्र देश बना दिया गया, और तुर्की का ही सिर्फ एक ही सुल्तान रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, एंड इन दिस वे द ऑटोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंट्रीज। दैट इज, क्या मैंने बोला था अभी, जो स्मॉल स्मॉल 5 कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया, क्या बड़ा सा ऑटोमन एम्पायर जो कि मैप में एक था, उनको क्या विभाजन कर दिया गया, जो कि पैलेस्टाइन, सीरिया, लिबानन, इराक एंड इजिप्ट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर खिलाफत मूवमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट has taken in the what history. So write down all these things, it is very much important in your coming examinations. Okay, तो बच्चों याद रखिए 1900 क्या खिलाफत मूवमेंट हमारा 1990 से 1922 को क्या तक चला था। उसके बाद खिलाफत 1920 में तो हमारा क्या हुआ बच्चों, और से मूवमेंट, सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया बच्चों। उसके बाद क्या बच्चों, ब्रिटिश सर ने क्या किया, जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने, ब्रिटिश सर ने देखा कि यहाँ पर क्या बहुत सारे इंडियंस जो है ब्रिटिशर के एग्नेस्ट हो गए हैं, तो उन्होंने 1919 में ही हमारा दूसरा एक एक्ट पास कर दिया, द रॉलेट एक्ट, जिसको हम काला एक्ट भी बोलते हैं। इसके बाद हम अभी स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं अभी। क्या बच्चों, 1919 में खिलाफत मूवमेंट के बाद शुरू हो गया हमारा क्या, सबसे जो कि हम बोलते हैं एक काला एक्ट बोलते हैं, द ब्लैक एक्ट इन द इंडियन हिस्ट्री, दैट इज रॉलेट एक्ट। वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं बच्चों रॉलेट एक्ट मूवमेंट के बाद क्या हुआ बच्चों, हमारा रॉलेट एक्ट, उसको भी हम किस क्या बोलते हैं, उसको ब्लैक एक्ट भी उसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है बच्चों, क्योंकि रॉलेट एक्ट को हमारा ब्लैक एक्ट भी, काला एक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों याद रखिए, द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट विच गेव द पावर टू द पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीजन। तो बच्चों याद रखिए, रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिशर ने जब पास किया, जब सारे इंडियंस उनके खिलाफ हो गए आजादी के लिए, तो उनको लगा कि नहीं, हम उनको सप्रेस करने के लिए एक एक्ट करेंगे। और कौन सा एक्ट है वो, रॉलेट एक्ट। इसमें क्या आता है कि वो किसी भी भारतीय को विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वारंट, उनको कभी भी जेल में अंदर डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि अरेस्ट कर सकते हैं उनको। तो ये बहुत ही क्या है, हमारा पावर का बहुत ही बड़ा मिसयूज है ये ब्रिटिशर ने, जो कि हमारे इंडियंस के ऊपर किया था। विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी वारंट, दे कैन अरेस्ट एनी पर्सन। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं, गांधी जी सॉ द रॉलेट एक्ट एज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द इंडियन पीपुल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या गांधी जी ने देखा कि ये जो ब्रिटिशर ने जो रॉलेट एक्ट लगाई है, डायरेक्ट सिविल लिबर्टीज एंड हमारे डेमोक्रेटिक के ऊपर अटैक है, जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारा डेमोक्रेटिक और सिविल लिबर्टीज के लिए, इंडियंस के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि गांधी जी ने सोचा क्या, विदाउट एनी रीजन, तो आप कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को लाठी मार सकते हैं, कैसे हो, हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, तो गांधी जी ने क्या ये देखा, ये बहुत ही एक क्या खराब एक्ट है, और ही कॉल्ड दिस एक्ट एज ब्लैक एक्ट। ओके, अगर हिस्ट्री में आपको पूछा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि ब्लैक एक्ट हम किस एक्ट को बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं रॉलेट एक्ट। उसके बाद देखते हैं बच्चों, ऑन 30 मार्च, याद रखिए बच्चों, 30 मार्च 1919 को गांधी जी लॉन्च्ड ए नेशन वाइड प्रोटेस्ट दैट इज अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो 30 मार्च 1919 में हमारा नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अच्छा बच्चों, तो वन ऑफ द वर्स्ट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट का सबसे वर्स्ट क्या हुआ था हमारा उसमें, वन ऑफ द वर्स्ट एक्ट ऑफ वायलेंस क्या हुआ था, वायलेंस यूज किया था ब्रिटिशर ने, जो कि जालियानवाला बाग मास्कर डे, अप्रैल 30, 1919, और अमृतसर मास्कर। याद रखिए बच्चों, जो हमारा वर्स्ट एक्ट ऑफ द, वन ऑफ द वर्स्ट एक्ट ऑफ वायलेंस ऑफ द रॉलेट एक्ट इज द जालियाना बाग मास्कर डे ऑन अप्रैल 13, 1919। उसमें क्या हुआ था बच्चों, जालियानवाला बाग में अप्रैल 13 में, इन अमृतसर, अमृतसर में देयर इज ए पार्क कॉल्ड जालियानवाला बाग। जालियानवाला बाग एक पार्क है बच्चों, वेयर ए क्राउड ऑफ मिक्स, जहाँ के और एक क्राउड गैदर्ड हुआ था, मिक्स मैन, वुमेन एंड वुमेन, ओके, चिल्ड्रेन गैदर देयर टू सेलिब्रेट द पंजाबी हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। तो बैसाखी का हार्वेस्ट याद रखिए बच्चों, पंजाब में जो हमारा क्या, जो फसल जो वो हम जो उत्पाद करते हैं,
उसको क्या बच्चे हैं बच्चों, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हमारा बैसाखी। ठीक है बच्चों, तो उसके सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पंजाबी के भाई बहन सब वहां पर गैदर्ड हुए थे। क्या मैन वुमेन और चिल्ड्रन सब वहां पर गैदर्ड हुए थे। आसपास के अबाउट 10,000 से 15,000 हमारे भाई बहन वहां पर इकट्ठा हुए थे। और रोलक एक्ट में बच्चों और एक उसमें और एक इंक्लूजन है क्या रोलक एक्ट में, जब कहीं पर भी सभा समिति नहीं कर सकते, पीपुल गैदर कहीं भी नहीं हो सकते। लेकिन उस समय क्या होता है, जो कि हमारा पंजाबी का फेस्टिवल था बैसाखी, उसमें सब क्या मैन वुमेन और चिल्ड्रन सब गैदर हुए थे वहां पर उस फेस्टिवल को, हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाने के लिए। और क्या बच्चों, एंड ऑल्सो गैदर दैट टू रेवोल्ट अगेंस्ट दी रिप्रेसिव रॉल अटैक नियरली 10,000 to 15,000 पीपुल अनआर्म्ड। ठीक है बच्चों, वह क्या बैसाखी मनाने के लिए आए थे, और क्या हमारा जो रॉल अटैक के अगेंस्ट भी वहां पर कुछ बातचीत करने के लिए वो सब वहां पर गैदर्ड हुए थे। 10 से 15,000 लोग बच्चों, याद रखिए, इमेजिन, जो कि अनआर्म्ड निहत्थे थे बच्चों। ठीक है बच्चों, ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ द जनरल डायर, उस समय वहां पर कौन थे, जनरल डायर। तो याद रखिए बच्चों, जालियानवाला मास्कर को किसने अंजाम दिया था या फिर किसके ऑर्डर के द्वारा हुआ था, तो जनरल डायर के ऑर्डर्स के थ्रू हुआ था। तो जनरल डायर, द ब्रिटिशर्स सराउंडेड देम एंड ओपनड फायर ब्रूटली किलिंग ऑल ऑफ देम। तो बच्चों याद रखिए, तो डायर ने जब ऑर्डर किया उनको घेर कर सबको गोली मार दो, तो वहां पर 10,000 15,000 लोगों के बीच अनआर्म्ड, जो कि बोलते हैं निहत्तर लोगों पर उन्होंने गोलियां चलाई दी ब्रिटिशर ने, जो कि हमारा 10 से 15,000 लोग वहां पर डेथ हो गया। और इतना क्रूएलिटी में वो थे ब्रिटिशर कि उन्होंने बच्चों तक भी नहीं उनको छोड़ा, उनको भी गोली मार के उनकी हत्या कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इसलिए इसको एक काला एक्ट भी बोलते हैं, हमारा जालियानवाला मास्कर डे, और क्या बच्चों, उसको बोलते हैं हमारा अमृतसर मास्कर डे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो बच्चों, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडेम्ड द एक्ट एंड हंटर कमीशन वाज सेटअप। याद रखिए बच्चों, जब उसके इतना इतना लोग के डेथ के बाद ब्रिटिशर ने इस एक्ट को तुरंत हटा दिया। तो क्या कंडम द एक्ट के, ये एक्ट हमको वापस लेना चाहिए, जो कि हम बोलते हैं बच्चों मगरमच्छ के आंसू ब्रिटिशर ने उस वक्त हमारे इंडियंस के ऊपर दिखाए। कंडेम द एक्ट एंड हंटर कमीशन, याद रखिए बच्चों, जनरल डायर ने जो ऑर्डर किया था, तो 10 से 15,000 लोग जो हमारा वहां पर डेथ हुआ था, ब्रिटिशर ने क्या हुआ, इस एक्ट को कंडेम किया और हंटर कमीशन को बिठाया जनरल डायर के ऑर्डर को, इसको क्या देखने के लिए कि ये कुछ ठीक है या नहीं है, जो ये हुआ था, जो है एंटायर जो एक्ट हुआ था, ये अच्छा है या बुरा है, कि एक कमीशन बैठाया गया ब्रिटिशर ने, वो उनका नाम क्या है, हंटर कमीशन। याद रखिए बच्चों, जालियानवाला मास्कर डे ने, रॉल अटैक जो हमारा जालियानवाला मास्कर डे में हुआ था, वो किस कमीशन के द्वारा इंक्वायरी किया गया था, तो याद रखिए बच्चों, हंटर कमीशन। कंडम द एक्ट एंड हंटर कमीशन वाज सेट अप टू इंक्वायर द मैटर बट नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द जनरल डायर। तो याद रखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मगरमच्छ के आंसू ब्रिटिशर ने दिखाए, जो कि जनरल डायर को क्लीन चिट दे गया, क्योंकि वो ब्रिटिशर थे और जो भी उन्होंने किया वो ठीक किया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए कैसे क्रूरता और भारतीय के ऊपर अत्याचार किए थे ब्रिटिशर ने। ठीक है बच्चों, तो हम सब उनके ऋणी हैं और आभारी हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना जान, अपना क्या सब कुछ कुर्बान कर दिया भारत की आजादी के लिए। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अबाउट ऑल दी रोल अटैक, राइट इट इन योर नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद क्या हो बच्चों, ठीक है बच्चों, इधर लिख दीजिए हमारा रोल अटैक कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो राइट ऑल दिस थिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो अब थोड़ा बहुत ही बड़ा हो गया है, लंबा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको अभी क्या 2 पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, पार्ट 1 अप टू रोल अटैक, और पार्ट 2 1920 से क्या क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद सिंगल सत्याग्रह, उसके बाद क्या बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सब हम स्टडी करेंगे एक दूसरे वीडियो में। ठीक है बच्चों, अभी हमारा क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह से लेके अप टू रोल अटैक 1917 से लेके 1919 तक हमारा क्या क्या हुआ था, मैंने सब कुछ आपको डिस्क्राइब करके समझ लिया और क्या समझा दिया, और आपको ये नोट्स भी लिख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत कुछ ये हेल्पफुल होगा। तो ठीक है बच्चों, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हम 1920 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट शुरू करते हैं अगले पार्ट में हमारा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।
आसमां को छू कर देखा तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी, आसमां को छू कर देखा तारों की कर ली